मारवाड़ शिक्षण संस्थान के 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में नर युग्मोद्भिद की संरचना का पूर्ण अध्ययन किया था। नर युग्मोद्भिद इसकी जो संरचना और इसके विकास या इसके डेवलपमेंट की जो बात थी वो हमने लास्ट में बात की थी पूरी क्लास में। जो भी इससे पहले के अपने क्लास हुए हैं उन सब में। अब इस चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है यानी बात आती है मादा युग्मोद्भिद की संरचना या फिर मैं कह दूँ गुरु बीजाणु, क्योंकि उसको हमने क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु। और इसमें हम बात करेंगे मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास को लेकर। पहले में हमने बात की थी कि नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास, और दूसरे में अपन बात कर रहे हैं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास को लेकर। अब देखो लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें ये एक चीज़ हमने आपके साथ क्लियर की थी कि परागण के बाद और अंकुरण से ठीक पहले, परागण से तो बाद में और अंकुरण से ठीक पहले जनन कोशिका, कुछ पादपों में बताया था मैंने आपको, जनन कोशिका परागण से तो बाद लेकिन अंकुरण से ठीक पहले जनन कोशिका में क्या हो जाता भाई, समसूत्री विभाजन हो जाता है और वो क्या बनाते हैं, दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। और सामान्य तौर पर तो क्या होता है, अंकुरण के बाद पराग नलिका जब बनती है उसके बाद ही तो होता है। लेकिन कुछ पादपों में जो बात की थी कि जनन कोशिका होती है वो परागण के तो बाद और अंकुरण से पहले क्या करती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो ऐसे पादपों के अगर उदाहरण आपसे पूछ ले, मैंने नहीं बताया था मुझे ज्ञात है, अगर ऐसे पादपों के उदाहरण पूछ ले आपसे तो हेलोपेटेला पहला है, हेलोपेटेला हिंदी में कहूँ या फिर इसको एक उच्चारण के रूप में लेऊँ तो बंदरवटी कहते हैं। बंदरवटी सामान्य नाम जो है इसका बंदरवटी है। क्लियर है। दूसरा कुल्फा का पादप आपने सुना होगा, कुल्फा। ये दो प्लांट है जिसकी बात इस प्रकार के प्लांट में की जा सकती है। तो यहाँ तक की बात अपने नर युग्मोद्भिद में थी। अब आपसे पूछ ले कि नर युग्मोद्भिद जो जनन युग्मक बने थे वो क्या होते हैं कि एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं और अचल होते हैं, यानी फिर अकशाम्बिकीय कह सकता हूँ। चल होते हैं तो कशाम्बयुक्त होते हैं और ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं। और बनते कितने नर युग्मक, दो नर युग्मक बनते हैं। दोनों क्या कार्य करते हैं ये बात आपके साथ साझा कर चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं किसको लेकर, मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास को लेकर, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास। हेडिंग क्या रहेगी, मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। मादा युग्मोद्भिद की संरचना व विकास, ये अपनी इस पार्ट की दूसरी मेजर हेडिंग है। क्लियर है। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट। क्लियर है। इसमें अपन सबसे पहली जो हेडिंग लेंगे वो पढ़ेंगे अंडप, या फिर मैं कहता हूँ इसको कि गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण किसकी बात करूंगा मैं, अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण की बात करूंगा। क्लियर है। अब बात आती है अंडप या फिर बात करूं गुरु बीजाणु पर्ण, तो हमने देखो आवर्त बीजी पादपों में पुष्प की संरचना पढ़ी थी अभी,
लास्ट अध्याय में। और पुष्प की संरचना में हमने ये बात की थी कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं भाई, पुष्प में कितने, 4 मुख्य चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। ये बात हमने लास्ट अध्याय में पढ़ी थी और बहुत डिटेल से भी पढ़ी थी हमने। 4 चक्र होते हैं, उसमें से सबसे बाहर की ओर जो चक्र होता है वो होता है बाह्य दल का। किसका होता है? बाह्य दल का होता है। इसके अंदर की ओर होता है वो होता है दल का चक्र, और इसके ठीक अंदर की ओर जो होता है दल के अंदर वो होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। और इसके अंदर जो होता है वो होता है जायांग, या फिर मैं कह दूं स्त्री केसर। और अपन किसकी बात कर रहे हैं? जायांग, क्योंकि मादा जननांग है। ये क्या है? मादा जननांग है। और अपन किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? जायांग की पढ़ेंगे। तो अपन इस परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि आवर्त बीजी पादपों के पुष्प का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता भाई? आवर्त बीजी पादपों के पुष्प का सबसे आंतरिक भाग जो होता है वो क्या कहलाता है भाई? जायांग कहलाता है। ये लिख सकते हैं अपन, आवर्त बीजी पादपों के पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र, आवर्त बीजी पादपों में पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र या फिर आंतरिक भाग या फिर आंतरिक जननांग, एक ही बातें हैं, क्या कहलाता भाई? जायांग कहलाता है। लेकिन अपनी हेडिंग क्या है भाई? अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण है। तो अगला पॉइंट अपना अंडप की हेडिंग को रहेगा। और पूछ ले अंडप किसे कहा जाता है, तो लिख सकते हैं कि जायांग एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। मैं कह दूं जायांग जो होता है वो एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, और इन इकाइयों को अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं भाई? अंडप कहते हैं। तो अपन ये परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जायांग एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। जायांग एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर, यूनिट कह सकता हूं, इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इन इकाइयों को या फिर जिसे अंडप कहा जाता है। बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि जायांग एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, और इन इकाइयों को अपन क्या कहते हैं भाई? अंडप कहते हैं। अब बात आती है गुरु बीजाणु। तो अपन अगला पॉइंट लिखते हैं कि प्रत्येक अंडप है जो एक प्रकार से रूपांतरित क्या है? पर्ण है। जो प्रत्येक अंडप है वो क्या है? एक प्रकार से रूपांतरित पर्ण है, यानी पर्ण का रूपांतरण है। प्रत्येक जो अंडप होता है वो क्या है? एक प्रकार से रूपांतरित पर्ण होती है, जो बीजांड में क्या करती है? गुरु बीजाणुधारिणी को क्या करती है? धारण करती है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? इसको गुरु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। तो हेडिंग गुरु बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं, अगर ये आपसे पूछ ले, क्योंकि मैंने अंडप के साथ ये भी बात की थी, तो गुरु बीजाणु पर्ण आपसे पूछ ले तो ये लिख सकते हैं कि अंडप एक रूपांतरित पर्ण है जो बीजांड को धारण करती है, बीजाणु को गुरु बीजाणु कहा जाता है, ध्यान रखना, धारण करती है,
इसलिए इसे गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी पर्ण भी कहा जाता है। बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई है। गुरु का मतलब मादा से है, बीजाणु का मतलब बीजांड से है, और धानी का मतलब धारण करने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु धानी। यहाँ पर भी धानी वर्ड ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पर बीजांड को धारण करके रखता है, इसलिए इसका वर्ड आया गुरु बीजाणु धानी पर्ण। क्लियर है? मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करता हूँ जायांग में क्या होता है। एक या एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं। होता क्या है, जायांग जो होता है उसमें एक या एक से अधिक अंडप पाया जाता है, और जब एक या एक से अधिक अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, कनेक्टिव है, तो वो संयुक्त अंडपी या संयुक्ता अंडपी कहलाते हैं। युक्ता अंडपी कह दूं या फिर संयुक्ता अंडपी कहलाते हैं। बात नोट के रूप में दो चीजें लिखनी चाहिए आपको। यदि जायांग में एक से अधिक अंडप उपस्थित हो और सभी अंडप और सभी अंडप आपस में जुड़े हो, या फिर मैं कह दूं संयोजित हो, आपस में जुड़े हो, तो संयुक्ता अंडपी, संयुक्ता अंडपी। स का मतलब जुड़े हुए सभी, और युक्त का मतलब सभी जुड़े हुए, संयुक्ता अंडपी, या इसका नाम एक और भी मिलता है, युक्ता अंडपी। संयुक्ता अंडपी या फिर युक्ता अंडपी कहलाता है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी कि यदि जायांग में एक या एक से अधिक अंडप उपस्थित है और वो सभी अगर आपस में कनेक्ट है, तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्ता अंडपी, या फिर मैं कह दूं युक्ता अंडपी। तो आपका क्वेश्चन ये भी बनता होगा कि यदि सर ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए नहीं है, क्या है, पृथक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा और वो बनेगा वियुक्ता अंडपी। तो अगला केस जो बनता है अपना वो ये बनता है कि यदि जायांग में एक या एक से अधिक अंडप उपस्थित है, एक या एक से अधिक अंडप उपस्थित है, और वह अंडप आपस में संयोजित नहीं है, वह अंडप आपस में क्या नहीं है? संयोजित नहीं है, नहीं हो तो उसे वियुक्ता अंडपी क्या कहते हैं अपन? वियुक्ता अंडपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वियुक्ता अंडपी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से आपकी क्लियर होगी कि यदि एक जायांग में एक से अधिक अंडप उपस्थित है और ये अंडप आपस में क्या हो? जुड़े हुए हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? संयुक्ता अंडपी या फिर युक्ता अंडपी। और फिर बात करूं किसकी, कि यदि आपस में जुड़े हुए नहीं हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? वियुक्ता अंडपी। या फिर एक दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, जुड़े हुए नहीं है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? पृथक वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो अपन इसका एक दूसरा नाम भी ये कह सकते हैं कि पृथक
अंडपी, क्या कह सकते हैं भाई, पृथक अंडपी। इन चीज़ों को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत जनरल चीज़ें हैं जो आपके सामने शो कर रही है। इन चीज़ों को देखो, तोड़ कर देखो तो युक्त का मतलब होता है जुड़ने से, और अंडप का मतलब अंडप जुड़े हुए हैं तो युक्त अंडपी, और अगर पृथक है तो वो क्या कहलाएंगे, पृथक अंडपी। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। आगे बात करता हूँ, जायांग की आकृति जो होती है, हमने पहले भी समझा है फ्लोवर में, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी स्ट्रक्चर के साथ आपसे बात करता हूँ। तो देखिएगा, जो हमने लास्ट क्लास में कभी लास्ट अध्याय जब हमने पढ़ा था फर्स्ट, उस समय इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर आपके साथ साझा की थी मैंने। ये इस प्रकार की संरचना, यानी मैं कहता हूँ इसको कि ये फ्लास्क नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, एक फ्लास्क के जैसी संरचना होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, जिसे अपन क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग। क्लियर है। अब बात अपन जायांग को लेकर कर रहे हैं, तो जायांग में मेनली जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पूछ ले कौन कौन से, तो ये पार्ट जो होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्रभाग, और ये जो भाग होता है वो कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है, वर्तिका। और ये जो भाग होता है वो कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है, अंडाशय, या फिर मैं कह दूं अंडप होता है। क्या होता है, अंडाशय, या फिर मैं कह दूं अंडप होता है। समझ में आ गई होगी ये बात। अब होता क्या है कि इसमें भी एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है। ये देखो, ऐसा कुछ विशेष भाग पाया जाता है। हालांकि मैं इसको बहुत आगे डिटेल से बना के बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी बात कुछ कर लेता हूं। इसमें देखिएगा, यहाँ पर 3 कोशिकाओं को शो कर रहा हूं मैं, यहाँ पर भी 3 कोशिकाओं को क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, और बीच में भी 2 कोशिकाओं को शो कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि इन कोशिकाओं के चारों ओर, इन कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, इस प्रकार की एक विशेष आवरण को देखा जाता है। ये एक विशेष संरचना देखने को मिलती है। इस संरचना को अपन क्या कहते हैं भाई, अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाम जो आता है इसका अंडप आता है। ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत, जिसके द्वारा क्या होता है भाई, बीजांड व्रंत। ये क्या कहलाता है, जिसके द्वारा ये अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, या फिर अंडप के द्वारा जो जुड़ा रहता है ये भाग, जिससे ये कनेक्ट होता है। ध्यान रखें इस बात को। ये क्या कहलाता है, बीजांडासन। क्या कहलाता है, बीजांडासन। बीजांड प्लस आसन मिलकर बनता है बीजांडासन। और ये जो भाग है जिसके द्वारा ये जुड़ता है ये कहलाता है बीजांड व्रंत। क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत। और जहां से बीजांड, ये इस भाग को कहते हैं अपन नाभि, मैं कह दूं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। इसकी बात करूं तो ये होते हैं अध्यावरण, अध्यावरण, अध्य प्लस आवरण यानी आधा आवरण। इसकी बात करूं तो ये एक कॉमन वर्ड होता है जिसको अपन कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड। और अगर इस स्ट्रक्चर की जो ब्लैक वाली है इसकी अगर बात करूं तो ये होता है आपका भ्रूणकोश, और इससे ही अपन कहते हैं मादा युग्मोद्भिद। इस भ्रूणकोश में भी 3 संरचना होती है, वो आपको कभी फिर बताऊंगा मैं आपको आगे जब अपन बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और ये जो भाग है इस पर क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की रेशेनुमा या फिर कह दूं हेयर नुमा संरचना होती है। इन हेयर नुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफी। क्लियर है।
और ये जो भाग होता है जिसके द्वारा अपन इसके अंदर एंट्री लेते हैं ये कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। मेरे हिसाब से मैंने डायग्राम को बहुत डिफाइंड करने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? बीजांड। मैंने एक की शो करने की कोशिश की है, एक से अधिक हो सकते हैं। जिस भाग से ये अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं अपन बीजांडासन, बीजांड का आसन। जिस डेंटल के द्वारा जुड़ा होता है वो बीजांड व्रंत कहलाता है। जिस भाग से बीजांड जुड़ता है इसके द्वारा वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। ये बाहर वाली जो मर्दूतक कोशिकाओं का समूह होता है, मैंने इसको बहुत अलग जटिल नहीं किया क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ये क्या कहलाएगा? बीजांड कहलाएगा। और बीजांड में क्या पाई जाती है भाई? आधारीय भाग पर क्या पाई जाती है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में भी कितनी होती है कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं होती है और एक क्या होता है? 8 कोश केंद्रक होते हैं नीचे की ओर जो होता है। और ये जो जस्ट बीजांड द्वार के ऊपर वाला जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं नाभि। क्या कहते हैं? ये नाभिक था और इसको अपन क्या कहते हैं? इसकी अगर बात करूं तो इससे नाभिक ये हो गया तो इसे अपन कहते हैं निभाग। सॉरी, हाँ चलिए इसे अपन कहते हैं निभाग। निभाग। क्लियर है? मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन बात किसकी कर रहे थे? जायांग को लेकर कर रहे थे। तो जैसा कि हमने लघु बीजाणु में पढ़ा था वैसा ही गुरु बीजाणु की बात कर रहा हूँ कि गुरु बीजाणु में क्या होते हैं भाई? मुख्य 3 भाग होते हैं। तो गुरु बीजाणु में कितने भाग होते हैं? गुरु बीजाणु मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में होता है भाई? मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है। पूछ ले कौन कौन सा, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। एक तो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्र भाग, दूसरा वर्तिका, और तीसरा, सॉरी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, त थोड़ा ऐसा लिखा जा रहा है, दूसरा वर्तिका, और तीसरा जो रहेगा वो अंडाशय रहेगा या फिर अंडप कहते हैं, एक ही चीज़ है। इन तीनों चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर तो क्या आता है? पोलेन आता है, यानी मैं कह दूँ परागकण आता है जो क्या होता है? अंकुरित होता है। अंकुरित होकर यहाँ से क्या करता है? पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। और ये पोलन ट्यूब यहाँ से होती हुई यहाँ पर, ये कैसे कौन से भाग से एंटर करेगी ये बातें अभी मैटर नहीं करती। हम इनको बाद में डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करेंगे। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वर्तिका जो होता है मिड क्षेत्र होता है, सबसे टॉप जो क्षेत्र होता है वो होता है वर्तिकाग्र, फिर उसके ठीक नीचे की ओर वर्तिकाग्र, और उसके ठीक नीचे की ओर अंडाशय होता है। तो अपनी पहली बात आती है कि जायांग या फिर मैं कह दूं गुरु बीजाणु, उसमें क्या होती है भाई? आकृति जो होती है वो फ्लास्क के समान होती है। कैसी होती है? फ्लास्क के समान होती है। फिर बात करूं तो गुरु बीजाणु को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया है। फिर आगे की बात करूं तो अपन लिख सकते हैं कि अंडाशय में अनेक छोटी छोटी और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनकी बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना? तो अपन लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि अंडाशय में अनेक छोटी छोटी व गोलाकार संरचना पाई जाती है। गोलाकार संरचना पाई जाती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं?
बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। या फिर कह दूं गुरु बीजाणु धानी, या फिर कह दूं गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अंडाशय की बात कर रहा हूँ। ये रहा अंडाशय, इसमें अनेक छोटी छोटी गोलाकार, ये बात है जो ये बीजांड को दर्शाया जा रहा है। ये जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रही है इसकी। अब बात कर ले कि ये जो बीजांड होता है ये कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो ये सरल मर्दूतक, उत्तक हमने पढ़े हैं, सरल मर्दूतक कोशिकाओं से ये क्या होती है? निर्मित होती है। किन से निर्मित होती है भाई? सरल मर्दूतक कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड किससे निर्मित होता है? सरल मर्दूतक। देखो होती कैसी स्ट्रक्चर है, मैं आपके साथ एक बार फिर बात कर लेता हूँ। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर से, और इसकी आधारीय भाग में, ये जो आधारीय भाग है इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। बाकी ये जो भाग होता है ये इस प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये इस प्रकार की कुछ कोशिकाएं हैं, उनके साथ वो क्या करता है? निर्माण को दर्शाता है। और ये सारी के सारी जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती है? मर्दूतक कोशिकाएं कहलाती है। समझ में आई होगी ये बात आपके। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी और गोलाकार जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, ये छोटी छोटी और गोलाकार जो संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। आगे की बात करें तो बीजांड जो होता है वो बीजांड व्रंत की संरचना से जुड़ा होता है। जो ये बीजांड है, इस बीजांड की बात कर रहा हूँ, ये बीजांड एक डेंटल नुमा, ये एक डेंटल नुमा यानी तंतु नुमा जो संरचना है उसके द्वारा क्या होता है? वो जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? वो जुड़ा रहता है अंडप या फिर अंडाशय की दीवार से। किससे जुड़ा रहता है भाई? अंडप या फिर अंडाशय की दीवार, क्योंकि ये अंडप या अंडाशय की दीवार ही है। और जिस स्थान पर बीजांड व्रंत जो होता है वो किससे? अंडाशय की दीवार से जुड़ता है। यानी जिस स्थान पर बीजांड व्रंत अंडाशय की दीवार से जुड़ता है वह स्थान क्या कहलाता है? बीजांडासन। तो दोनों की परिभाषाएं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अपन ये लिख सकते हैं, फर्स्ट बात आती है बीजांड व्रंत की। फर्स्ट जो बात आती है वो बीजांड व्रंत की आती है। तो लिख सकते हैं कि बीजांड या फिर गुरु बीजाणु धानी एक ही बात है। बीजांड एक तंतु या डंटल नुमा संरचना से संयोजित होता है अर्थात उसके माध्यम से अंडाशय में व्यवस्थित रहता है। अंडाशय में व्यवस्थित रहता है ये तंतु बीजांड व्रंत कहलाता है। ये तंतु क्या कहलाता है? बीजांड व्रंत कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही है कि बीजांड जो होता है वो जिस तंतु के द्वारा अंडाशय की दीवार से संयोजित रहता है वो तंतु उसके लिए क्या कहलाता है? बीजांड व्रंत कहलाता है। फिर बात आती है बीजांडासन। क्या बात आती है? बीजांडासन, बीजांड का आसन, बीजांडासन। क्या बात आती है भाई? बीजांडासन। तो क्या होता है कि बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांड या फिर मैं कह दूं बीजांड व्रंत जिस स्थान
बीजांड वृंत जिस स्थान से बीजांड वृंत जिस स्थान से अंडाशय की दीवार से या फिर अंडप की दीवार से अंडाशय की दीवार से संयोजित होता है या जुड़ा रहता है, संयोजित होता है, वह क्षेत्र या फिर मैं कह दूं वह भाग बीजांडासन कहलाता है। क्लियर हो गई होगी ये बात। आगे बात करता हूं आपके साथ, लिखिएगा अगला पॉइंट जो रहेगा अपना कि बीजांड वृंत जिस स्थान से बीजांड से जुड़ता है, यानी ये बीजांड वृंत और ये बीजांड से यहां से जुड़ रहा है, ये बीजांड वृंत है और ये बीजांड से कहां से जुड़ रहा है, यहां से जुड़ रहा है, यहां से कनेक्ट होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं भाई, नाभिक कहते हैं। तो अगली हेडिंग जो हम एक परिभाषाएं हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अपन ये लिख सकते हैं नाभिक की परिभाषा अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये लिखना है नाभिक। अगली हेडिंग जो रहेगी आपकी वो क्या है, नाभिक। अपन ये लिख सकते हैं कि बीजांड वृंत जिस स्थान से बीजांड से जुड़ता है, वह स्थान नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और लगे हाथ इसी के साथ अपन एक रेफी को भी ले लेते हैं। और रेफी क्या है कि बीजांड वृंत का जो भाग नाभिक है, उस नाभिक के ठीक आगे की ओर हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रोमनुमा संरचना पाई जाती है जो बीजांड द्वार पर रहती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि नाभिक के बाहर की ओर, नाभिक के बाहर की ओर रोमनुमा संरचना कोष्टक में लिख सकते हैं आप, जो बीजांड द्वार पर है, द्वार पर हो। नाभिक के बाहर की ओर रोमनुमा संरचना जो कहां पर हो, बीजांड द्वार की ओर हो, उन्हें रेफी कहा जाता है। हेयर्स नुमा संरचना है जो क्या करती है भाई, रेफी कहलाती है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये मैंने जो आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर के साथ बात की थी रेफी की, ये रही आपको लिखा हुआ। क्लियर है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आई होगी। और बीजांड द्वार क्या होता है, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है या फिर जहाँ से बीजांड अंदर की ओर प्रवेश करता है, वो भाग क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। और बीजांड द्वार का ठीक अपोजिशन डायरेक्शन में क्या होता है, निभाग होता है। ये अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे, कोई समस्या नहीं है इन चीज़ों को लेकर। फिर बात आती है वर्तिका क्या होती है और वर्तिकाग्र क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल भली बात ही जानते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमने पहले भी बात कर रखी है। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, आगे की जो भी बात होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।